Good afternoon, Sneha. Okay. Before we proceed forward, let me introduce myself. My name is Dr. Kumar. Right? And I have been teaching physics from last 9 years, approximately. I have done my MTech from IIT Bombay in heat transfer, and BTech is from VIT. And I have completed last year PhD from IIT Delhi. Now, I'll be taking your physics syllabus, right? And from today onwards, I'll be starting with a new topic, that is motion in one dimension, right? So, सब लोग heading दे दो. Start discussing motion in one dimension. Motion in one dimension. This is the topic जिसे हम लोग start करेंगे discussion, है ना? Before we proceed forward, my suggestion will be कि आप लोग two-way communication रखो. जो भी आपके पास doubts होगा, you ask me, and whatever question I will ask you, आप respond करो, whether it is right or wrong, no worries. लेकिन आप properly respond करो, okay? So we'll have two-way communication. सिर्फ मैं बोलूँगा, आप सुनोगे ऐसा नहीं. आपको जो doubts रहे, ask me. या मैं जो question पूछूंगा, आप मुझे respond करो, such that एक discussion हो. कि physics पढ़ने के लिए सबसे important task is to discuss. अगर डिस्कशन नहीं होगा तो फिजिक्स आपको समझेगा नहीं, और फिजिक्स जब तक समझेगा नहीं ये बोर हो जाएगा, राइट? यस सर. गुड. सो द फर्स्ट थिंग इज कि आप डिस्कस करोगे, जो भी क्वेश्चन पूछता हूं, वेदर इट इज राइट रॉन्ग, जो भी समझ में आता है, अकॉर्डिंग टू यू, जो आपको सही लगे, यू आंसर मी, विल डिस्कस अकॉर्डिंगली. ओके. मोशन इन वन डायमेंशन, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम वेयर विल स्टार्ट डिस्कशन. मोशन का मतलब क्या है? If I say motion, what is the meaning of this term motion? आपको जो समझ में आता है बोलो. मोशन का मतलब क्या है? Because we are starting with motion ना, हम लोग मोशन को पढ़ रहे हैं, तो भाई मोशन होता क्या है? सिंपल सा इंग्लिश अल्फाबेट है, इंग्लिश लेटर है. मोशन का मतलब क्या होता है बेटा? Is it called movement? Movement, right? Good, स्नेहा. So मोशन का सिंपल सा मतलब है, it is movement. पार्टिकल मूव कर रहा है, दैट इज मोशन. आप रोड पे देखो, गाड़ियां चल रही है, घर में फैन मूव हो रहा है, हम लोग चलते हैं, वी यूज्ड टू मूव, राइट? सो मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब हो गया कि इस चैप्टर में, पर्टिकुलरली इस चैप्टर में, हम लोग मोशन यानी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. आप अपने आसपास में बहुत सारे मूवमेंट्स देखते हो, रोड पे गाड़ियां चल रही है, एक वो मूवमेंट हो गया. फैन रोटेट कर रहा है, अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट. आपने किसी बॉल को ऐसे फेंका, ये बॉल ऐसे गया और लैंड कर गया, ये भी एक टाइप का मूवमेंट. तो फिजिक्स में इस पर्टिकुलरली ये जो सेक्शन है जिसमें हम मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं ऑन द सरफेस और इन द स्पेस, दिस कम्स अंडर अ सेक्शन ऑफ फिजिक्स दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स, है ना? तो ये जो सेक्शन है हमारे, जिसके अंदर हम इसको डील करेंगे, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स. ठीक है? अगर आप मैकेनिक्स के बारे में देखो, सो मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion या movements of a particle, whether it is on the earth surface or it is in the space. कहीं भी हो सकता है ना? So मैकेनिक्स फिजिक्स का वो सेक्शन है, वो ब्रांच है जिसमें आप मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हो ऑफ पार्टिकल, राइट? Simple definition. So mechanics is the branch of physics which deals with the study of motion of a particle. और इसी मैकेनिक्स के अंदर ये चैप्टर आता है, मोशन इन वन डायमेंशन, राइट?
अब हम क्या करते हैं बेटा कि मैकेनिक्स को हम दो सेक्शन में सेग्रीगेट करके पढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं उसको। सो मैकेनिक्स को हम बेसिकली दो सेक्शन में सेग्रीगेट कर लेते हैं। द वन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स and the second one is called dynamics, right? So आपको एक बात तो क्लैरिटी आ गया कि मोशन इन वन डायमेंशन में हम मूवमेंट्स को पढ़ रहे हैं, और ये जो मूवमेंट्स होता है इसको हम फिजिक्स के जिस सेक्शन में स्टडी करते हैं, दैट सेक्शन ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स. So mechanics is a part of physics which deals with the study of movements of particle, right? उसको सिंप्लिसिटी के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने मैकेनिक्स को दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया है. द वन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड डायनेमिक्स, राइट? सो काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू इन काइनेमेटिक्स? किसी को कुछ आइडिया है क्या करते हैं काइनेमेटिक्स में हम लोग? एनीवन? ओके. सो काइनेमेटिक्स जो सेक्शन है फिजिक्स का, मैकेनिक्स का टू बी मोर प्रिसाइज, इसमें भी हम स्टडी अबाउट मोशन. इसमें मोशन के बारे में पढ़ते हैं. विदाउट नोइंग, इस सेक्शन में भी हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं. विदाउट नोइंग कॉज ऑफ मोशन, राइट? सो काइनेमेटिक्स वो सेक्शन है मैकेनिक्स का जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन भाई मोशन क्यों हो रहा है, मोशन होने के पीछे का कॉज क्या है, उसके बारे में हम काइनेमेटिक्स में चर्चा नहीं करते, राइट? सो काइनेटिक्स इज अ सेक्शन ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील विद द मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन. कि भैया पार्टिकल क्यों चला, पार्टिकल के मूवमेंट होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है, उसके बारे में हम काइनेमेटिक्स में डिस्कशन नहीं करेंगे, राइट? कोई मुझे सोच के बता दो कि अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल के मूव करने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? एनीवन? फोर्स. फोर्स. एक्सीलेंट. फ्रिक्शन. फ्रिक्शन अपने आप में तो नहीं होगा बेटा, पहले आप फोर्स लाओगे तो फ्रिक्शन बनेगा. सो फोर्स इज अ करेक्ट वे, करेक्ट आंसर. अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या मैं काइनेमेटिक्स में फोर्स के बारे में पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा? नो सर. नॉट. नो सर. सुपर. क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? तो काइनेमेटिक्स में हम मोशन के बारे में तो पढ़ते हैं, बट विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, कि भाई ये मोशन हुआ क्यों, इस मोशन होने के पीछे क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में हमको काइनेमेटिक्स में कुछ भी बात नहीं करना. हमें सिर्फ मोशन के बारे में चर्चा करना है, मोशन होने के बाद क्या क्या हो रहा है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि मोशन क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कॉज क्या है, उसके बारे में हम काइनेमेटिक्स में डिस्कस नहीं करेंगे. क्लियर? Whereas in case of dynamics, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम स्टडी अबाउट मोशन, इसमें भी हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं विथ नोइंग कॉज ऑफ मोशन. देखिए फर्क कितना है दोनों में. काइनेमेटिक्स वो सेक्शन है मैकेनिक्स का जिसमें आप मूवमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, लेकिन उसमें आप कॉज के बारे में नहीं पढ़ोगे, मतलब फोर्स के बारे में हम नहीं चर्चा करेंगे इन केस इन काइनेमेटिक्स. Whereas डायनेमिक्स वो सेक्शन है मैकेनिक्स का जिसमें आप मोशन के बारे में पढ़ोगे विथ नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, कि भाई मोशन क्यों हो रहा है. मतलब डायनेमिक्स में हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में हम फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करते. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. ओके, नोट डाउन, ये पूरा नोट कर, नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं. जस्ट नोट डाउन दिस एंड definitions. Okay, done?
Yes, sir. Done, sir. ओके ग्रेट, वेरी गुड। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पहला सेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, कॉज के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। सो मींस वी आर डीलिंग विद काइनेमेटिक्स। हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब विल डील विथ मोशन ऑफ अ पार्टिकल विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। मैं आपके सामने कुछ ग्राफ प्लॉट करके देता हूँ, हम इस ग्राफ पे थोड़ा चर्चा करते हैं। एक ग्राफ मैंने ऐसे प्लॉट करके दिया है आपको, लाइक दिस आई प्लॉटेड द ग्राफ। This is my graph number 1. This is my another graph. This is my third graph. Right? So I have plotted few graphs here. We'll assume कि ये मेरा x axis है, ये x axis, x dash. This is my y axis and y dash. Same manner में ये मेरा x axis हो गया, ये x dash हो गया, y axis, y dash, x, x dash, y. ओके, पहली बात मुझे बताओ, ये जो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लॉट किया है, which is having x axis and y axis, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को व्हाट वी कॉल? Cartesian coordinate system. एक्सीलेंट हर्षल, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने पढ़ा होगा 9th 10th, राइट? सो ऐसा x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा, एक और z एक्सिस होगा, राइट? सो अगर मैं 2 डायमेंशन में प्लॉट करूं, सो आई एम हैविंग x एक्सिस हियर, y एक्सिस हियर, तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना, दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप मुझे बताओ, ये जो मैंने इधर ग्राफ प्लॉट किया है पार्टिकल के मोशन का, ये जो पार्टिकल का मोशन है, ये 1 डायमेंशनल मोशन है या 2 डायमेंशनल मोशन है या 3 डायमेंशनल मोशन है? 1 डायमेंशनल का मतलब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कि 2 डायरेक्शन में जा रहा है कि 3 डायरेक्शन में जा रहा है? 1 dimensional. 1 डायमेंशनल। सब लोग एनालाइज करना इस बात को। ये जो पार्टिकल का मोशन का जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, दिस इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल का मोशन है, इज इट अ 1 डायमेंशनल मोशन या 2 डायमेंशनल मोशन या 3 डायमेंशनल मोशन? कैसा मोशन है ये? 1 dimensional. लॉजिकल बात है। इस केस में बेटा जो पार्टिकल मूव कर रहा है, वो पार्टिकल का मूवमेंट एक्स एक्सिस में है कि वाई एक्सिस में? किधर की तरफ मूवमेंट है? यहाँ जो ग्राफ बना, आप ग्राफ को देखो, सब कुछ तुम्हारे सामने, एनालाइज करो एंड मेक दिस हैबिट, यूज ब्रेन। इस केस में जो पार्टिकल का मूवमेंट है, वो पार्टिकल का मूवमेंट किस डायरेक्शन में है? इज इट अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस? Along y axis. Along x-axis. Sir, along x axis. बिल्कुल सही, Along x axis. सुपर। स्नेहा देखो बेटा, यहाँ पे y में चेंज नहीं हो रहा पॉइंट्स, आप x में चल रहे हो क्योंकि आपका x का कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। तो भाई जिधर का कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, पार्टिकल उधर की तरफ ही जाएगा ना। तो यहाँ पे जो पार्टिकल का मोशन है या मूवमेंट है, वो कौन से एक्सिस में है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, राइट? तो ये जो मेरा पॉइंट हो गया, दिस इज माय 1 डायमेंशनल मोशन, है ना? ये मूवमेंट मेरा 1 डायमेंशनल मोशन हो गया एंड द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इन दिस केस। ओके, सेकंड ग्राफ पे चलते हैं। आप जरा ये ग्राफ को एनालाइज करके मुझे बताइए, ये 1 डायमेंशनल मोशन है या 2 डायमेंशनल मोशन? 1 dimensional. 1 dimensional. करेक्ट। इस केस में पार्टिकल किधर की तरफ मूव कर रहा है? Along y axis. Along y axis. Along y axis. सुपर, बहुत बढ़िया। तो भाई ये भी 1 डायमेंशनल हो गया और ये भी 1 डायमेंशनल, दोनों 1 डायमेंशनल मोशन। जरा थर्ड ग्राफ पे आते हैं, ये कैसा मोशन है? इज इट 1 डायमेंशनल? 2 dimensional. 2 dimensional. 2 डायमेंशनल। ओके, सब लोग 2 डायमेंशनल बोल रहे हो? Yes. ओके, नाउ आई एम सेइंग कि ये 1 डायमेंशनल मोशन है। अब यहाँ पे मैं आपको एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा। दिस इज 1 डायमेंशनल मोशन। तुमने इसको 2 डायमेंशनल मोशन क्यों बोला, उसके पीछे का रीजन क्या है? दैट यू आर सेइंग कि सर इसमें एक्स में भी चेंज हो रहा है और इसमें वाई में भी चेंज हो रहा है। सो अगर पार्टिकल का एक्स में भी चेंज हो रहा है और वाई में भी चेंज हो रहा है, इंप्लाइज कि वो 2 डायमेंशनल मोशन होगा। यही आपका लॉजिक है। Here in this case, particle is moving along x axis as well as along y axis, दोनों में मूव हो रहा है पार्टिकल।
सो दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है। लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो ये है एक्स और वाई, इसमें एक लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल हो और दूसरा लाइन हमेशा वर्टिकल हो, ऐसा कोई जरूरी है? नो, कोई जरूरी नहीं है, राइट? समझना बात ध्यान से। इफ वी आर डीलिंग फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल हो और दूसरा लाइन हमेशा वर्टिकल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप कोई भी अरेंजमेंट ले सकते हो। यू कैन प्लॉट दिस लाइक दिस ऑल्सो, ऐसे भी हम प्लॉट कर सकते हैं, सच दैट इट इज एक्स एक्सिस और इट इज वाई एक्सिस। तो मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को किसी भी डायरेक्शन में, वेदर इट इज एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, हम किसी भी डायरेक्शन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर सकते हैं, राइट? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें में से एक लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल एंड द सेकेंड लाइन ऑलवेज वर्टिकल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेकिंग सेंस? ये आपका हमेशा एक्स एक्सिस हो और ये आपका हमेशा वाई एक्सिस हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। यू कैन मेक दिस लाइन एज एक्स वाई एंड दिस लाइन एज एक्स, ये तुम्हारा चॉइस। मेकिंग द सेंस एवरीवन? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. पॉइंट पॉइंट क्या है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल हो, दूसरा लाइन हमेशा वर्टिकल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं। सेकेंड थिंग कि मैं कौन से लाइन को एक्स एक्सिस एज्यूम करूं और कौन से लाइन को वाई एक्सिस एज्यूम करूं, ये मेरा चॉइस है। आई कैन चेंज ऑल्सो, जो मैंने अभी y लिखा आई कैन मेक दैट x, और जो मैंने x लिखा उसको मैं y बना सकता हूँ। आई कैन मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस, राइट? सो अगर आप इसको रोटेट कर दो बाय सम एंगल such that now this becomes my x axis and this becomes my y axis. हाँ, ध्यान रखना, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का जो एंगल है विच इज 90 डिग्री विल नॉट चेंज। आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को किसी भी एंगल में क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करो, दो लाइंस के बीच का एंगल विच इज 90 डिग्री विल नॉट चेंज। हम ऐसे नहीं कर सकते, वी कांट चेंज द एंगल, इट शुड बी ऑलवेज 90। आप रोटेट कर सकते हो, पाई बाय 2। या करेक्ट, पाई बाय 2। पाई बाय 2 इज इन रेडियंस, और अगर आप डिग्री में बोलेगा तो 90 डिग्री, right? So we can't change the angle between two lines, it should be always 90 degree. We can rotate them in anti-clockwise or clockwise, right? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, अब ये कैसा मोशन हो गया, 1 डायमेंशनल की 2 डायमेंशनल? One dimensional. तो ये दिखने में लग रहा था 2 डायमेंशनल, बट ये भी 1 डायमेंशनल मोशन है। Right? So we can make an important point from here, that motion of particle in a straight line is one dimensional जब भी किसी भी डायरेक्शन में चले, एनी डायरेक्शन, पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, किसी भी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, देन दैट विल बी वन डायमेंशनल मोशन, किसी भी डायरेक्शन में, राइट? तो बेसिकली इस चैप्टर में हम स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। What about plane and space? Everywhere, whether it is Siddhant, it is plane or it is space, wherever the particle is moving in a straight line, that type of motion is called one dimensional motion. If it is moving like this at any angle, किसी भी एंगल पे अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, then that will be one dimensional. Is it clear? सिद्धांत समझा भी? Yes. ओके, नोट कर लो बेटा, फिर आगे बात करते हैं।
Done, sir. ओके, मैं एक और ग्राफ प्लॉट करके आई विल आस्क समथिंग फ्रॉम यू. You assume this to be x axis, x dash. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप ध्यान में रखना. x किसको लेना, y किसको लेना, मेरा चॉइस. जैसे तुम्हें मन करता आप वैसा ले लो. नंबर 1. नंबर 2, मैं एक लाइन हॉरिजॉन्टल और दूसरा लाइन वर्टिकल ना बना के आई कैन मेक एनी काइंड ऑफ अरेंजमेंट. बट अरेंजमेंट बनाते वक्त मुझे ये ध्यान में रखना है दैट आई कांट चेंज द एंगल बिटवीन टू लाइंस फॉर कार्टेशियन. मैं आगे चल के जैसे जैसे फिजिक्स एडवांस होता जाएगा मैं आपको बताऊंगा. एक तो कार्टेशियन है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन फिजिक्स. बट पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड दैट विल बी कार्टेशियन. ओके, मान लो मैं एक पार्टिकल के मोशन का ये ग्राफ बना, ऐसा कुछ डायग्राम बनाए. अब ये पार्टिकल का मोशन इज इट वन डायमेंशनल की टू डायमेंशनल? 2 dimensional. करेक्ट, टू डायमेंशनल. आप कैसे भी, वेरी गुड साई एंड सिद्धांत, आप कैसे भी एक्सिस को रोटेट करो, कभी भी ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, एक लाइन में नहीं आएगा. राइट, सो दिस इज टू डायमेंशनल मोशन. It is moving in a curved line. Yes, it's moving in a curved line. जो हम लोग बाद में और डिस्कस करेंगे, दिस इज एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन. अभी हम वहां नहीं जाएंगे. राइट, तो इस चैप्टर में हमें कौन से मोशन के बारे में पढ़ना है? ये कर्विलिनियर मतलब कर्व के फॉर्म में जो मोशन है उसके बारे में पढ़ना है कि स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ना है? स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन. सुपर. तो दो चीज समझ में आ गया कि भाई इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. नंबर 1, मूवमेंट मोशन के बारे में पढ़ना है. और कौन से मोशन के बारे में पढ़ना है? तो स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ना है. इज इट क्लियर? और क्या मुझे मोशन के कॉज के बारे में पढ़ना है क्या इस चैप्टर में? इस चैप्टर में मोशन के कॉज के बारे में पढ़ना है क्या? पहले पढ़ना क्या, वो बाउंड्री तो सेट करते हैं. हमें मूवमेंट्स पढ़ना है पहली बात, वन डायमेंशनल मतलब स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है. लेकिन मोशन क्यों हो रहा है, क्या उसके कॉज के बारे में पढ़ना है कि नहीं? No, sir. बिल्कुल, वेरी गुड, बिकॉज दैट कम अंडर काइनेमेटिक्स. फाइन, चलो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक of this chapter, distance and displacement. अच्छे से समझना. मैं हर टॉपिक पे आई विल मेक क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाऊंगा. आप लोग वो क्वेश्चन को क्लास में सॉल्व करोगे सो दैट ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. सो फर्स्ट टॉपिक विल बी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. चलो समझते हैं. लेट्स एज्यूम कि मेरा कोई एक पॉइंट ए है और मुझे इस पॉइंट से मूव करके पॉइंट बी पे जाना है. ए इज माय इनिशियल पॉइंट. आई हैव टू स्टार्ट मोशन फ्रॉम हियर एंड आई हैव टू रीच टू दिस पॉइंट एंड बी हियर इज माय फाइनल पॉइंट. राइट, आगे के न्यूमेरिकल्स में मैं इनिशियल पॉइंट को आईपी से डिनोट करूंगा एंड आई विल डिनोट फाइनल पॉइंट बाय एफपी. सो पार्टिकल को ए से स्टार्ट करना है और पार्टिकल को बी पे जाना है. मुझे बताओ बेटा, अगर पार्टिकल को ए से स्टार्ट करके बी पे जाना है, तो ए से बी जाने के लिए हाउ मेनी पाथ्स आर अवेलेबल? कितने रास्ते हैं? बहुत सारे. Infinitely many. करेक्ट. पार्टिकल कैन गो लाइक दिस, पार्टिकल कैन गो लाइक दिस, पार्टिकल कैन गो लाइक दिस. ऐसे भी चल के यहाँ जा सकता है, या पार्टिकल ऐसे घूम के आ सकता है. ऐसे बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं. I have plotted few of them. So पार्टिकल को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं. एज्यूम करो कि अगर पार्टिकल ने ये पाथ लिया है, सो पार्टिकल को 90 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा है, उसको 90 किलोमीटर चलना पड़ा. पार्टिकल ने ये पाथ लिया है, पार्टिकल को 80 किलोमीटर चलना पड़ा. ये पार्ट पार्टिकल ने लिया, पार्टिकल को 40 किलोमीटर चलना पड़ा. ये लिया 50 किलोमीटर and if he has taken this, so आपको 95 किलोमीटर चलना. राइट, नाउ दिस ऑल आर, ये जितने भी आप देख रहे हो ये सब डिस्टेंस है.
है ना। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करके फाइनल पॉइंट जाने में पार्टिकल ने जो एक्चुअली पाथ ट्रेवल किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। सो पार्टिकल ने अगर ये पाथ ट्रेवल किया, सो ही हैज ट्रेवल्ड 90 किलोमीटर डिस्टेंस। अगर ये पाथ लिया, सो ही हैज ट्रेवल्ड 80 किलोमीटर डिस्टेंस। अगर ये पाथ लिया तो उसने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट। सो डिस्टेंस को अगर आप डिफाइन करोगे, इट इज सिंपली डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। करेक्ट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाने में पार्टिकल ने जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एम आई क्लियर? सो अगर हम इसको डिफाइन करें, it is the actual path traveled by particle in moving from initial point to final। करेक्ट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाने में पार्टिकल ने जो एक्चुअली पाथ ट्रेवल किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। समझ में आया सभी को ये पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ बेटा, सोच समझ के बताना। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये क्लैरिटी है। अभी इसको हम किस में मेजर करेंगे? व्हाट विल बी इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट? Meter. मीटर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, वगैरह वगैरह। सो आई विल टेक दिस एज मीटर। ओके, सो इसको हम मेजर करेंगे मीटर्स में। इज इट अ स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? कौन सा क्वांटिटी होगा ये? Scalar. स्केलर। Scalar. इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, एंड व्हाट विल बी इट्स डायमेंशन? L. L, बिल्कुल सही, excellent. Its dimension will be m0 l1 t0. If you want, you can write directly L also. ये डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन हो गया। सो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। पार्टिकल जो एक्चुअली पाथ ट्रेवल करेगा इनिशियल पॉइंट से चल के फाइनल पॉइंट जाने में, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर आप चर्चा करो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें तुम ही बताओ मुझे देख के, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? 40 किलोमीटर। Vector. 40 kilometers. बिल्कुल सही। सो अगर मैं पहले डेफिनेशन लिख लेता हूं, सिंपल। सो डिस्प्लेसमेंट, it is the shortest path between initial point and final point। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता जो होगा, दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, कुछ बाकी सारे रास्तों में से और ये डिस्प्लेसमेंट वाला जो रास्ता है, कुछ अलग दिख रहा है क्या? डायग्राम से जरा देखो। Is there something different? Displacement is in straight line. Super, correct. So एक देखो, सब तुम्हें एनालाइज करना है, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में? यस सर। Right? Yes, So sir. it will be, I'll write here, right pen. It will be always straight line
But distance can be straight or curved. Yeah, it can be straight or curve, both. Good. It will be always straight line between initial point and final point. Okay. This is also distance, बेटा ये भी distance है. Displacement भी तो एक distance ही है, but displacement सबसे छोटा distance होगा. Or it will be always a straight line between initial point and final point. Okay. यूनिट क्या होगा इसका? हम किस में मेजर करेंगे डिस्प्लेसमेंट को? बोलो जो समझ में आता है. साई प्रज्वल क्या किस में मेजर करेंगे बेटा? meters. अगेन वेरी गुड. इट विल बी मेजर्ड इन मीटर. भाई डिस्प्लेसमेंट कुछ नया थोड़ी है, वो भी तो डिस्टेंस ही है, बट हाँ सबसे छोटा डिस्टेंस. तो अगर मैं डिस्टेंस को मीटर में मेजर कर रहा हूँ तो लॉजिकल बात है मीटर में ही मेजर करेंगे. करेक्ट. ओके सुपर. स्केलर होगा या वेक्टर होगा? वेक्टर. It will be a vector quantity. Okay, great. What will be its dimension? L1. 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 L. बिल्कुल सही. Its dimension will be, if we write like this, L1. Okay, great. अब मुझे जरा एक बात बताइए, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है क्या? एनालाइज दिस. No. No, sir. No, कभी sir. नहीं, क्योंकि डेफिनेशन में है डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता. वो इक्वल हो सकता है या कम हो सकता है, ज्यादा हो नहीं सकता. राइट. अच्छा खुद से दिमाग लगाओ, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? No, sir. वाई बेटा? No, sir. क्यों? लॉजिक देना जरा. क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता? Distance is a scalar quantity. Excellent. Distance is a scalar quantity, and as it is a scalar quantity, नेगेटिव होने का लॉजिक ही नहीं बनता. क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? No, Yes. sir. यस, अक्सर हो सकता है. Why? Because it's a vector quantity, और वेक्टर क्वांटिटी में माइनस और प्लस डायरेक्शन इंडिकेट करता है. राइट. सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. और डिस्टेंस नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे का आंसर क्या है कि भैया डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, और अगर वो स्केलर क्वांटिटी है सो दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So we can write like this, एक important point कि magnitude of displacement, magnitude लगा देते कि वेक्टर क्वांटिटी is always less than equal to distance. अच्छा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर कब होगा? सब तुमसे ही पूछूंगा मैं, आप एनालाइज करो खुद से. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर कब होगा, इक्वल कब होगा? कब इक्वल होगा? When distance is in straight line. सुपर. एक्सीलेंट साई, वेरी गुड. अगर वो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट बी पे जा रहा है, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, if that particle is moving in a straight line from initial point to the final point, तो क्या इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो गया? Yes, sir. Yes, sir. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस, और इट विल बी लेस देन डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा हो ही नहीं सकता. इट्स नॉट पॉसिबल. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नोट कर लो एक बार सब लोग, फिर मुझे बोलो आगे बढ़ते हैं.
Done, sir. मूव एट। चलिए मैं सिंपल क्वेश्चन बनाता हूँ, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता चलूंगा, फटाफट आप लोग करते जाए। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो ये आपका इनिशियल पॉइंट है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ गया और बाद में पार्टिकल यहाँ पे आके रुक गया। हियर इज द फाइनल। सो पार्टिकल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम हियर, यहाँ से पार्टिकल यहाँ गया, वापस यहाँ आके रुक गया। ये मान लो आपका 90 किलोमीटर है और ये आपका 70 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ध्यान रखना, पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी एंड देन अगेन केम बैक टू सी एंड स्टॉप्ड। सो ए से बी गया, बाद में बी से सी आया। तो आपसे पूछा गया फाइंड डिस्टेंस चलिए सिंपल क्वेश्चन। स्नेहा इज सेइंग, स्नेहा 120 डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, व्हाट इज दैट? Distance 90 plus 20 is equal to 110. Okay, great. 110 is what? Distance. Good. Harshal, Sai, very good. Now what is displacement here? 70. देखो पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, बाद में यहाँ आ गया। सो इफ इट इज 90 टोटल और ये 70 है, इसका मतलब ये 20 हो जाएगा किलोमीटर। सो वी नो कि डिस्टेंस इज द, वेदांत एक्सीलेंट, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। सो पार्टिकल एक्चुअली यहाँ से यहाँ गया तो 90 किलोमीटर, बाद में यहाँ आया तो 20 किलोमीटर। सो डिस्टेंस हो जाएगा 90 प्लस 20 implies 110 किलोमीटर। ओके, नाउ व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट? तो मुझे आइडिया है कि भाई डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में ये स्ट्रेट लाइन है which is of 70 किलोमीटर। So displacement is of 70 kilometer and distance is of 110 kilometer. Good. Clear everyone? ये समझा क्वेश्चन सभी को? Yes, sir. Shall I make one more question of the same type कि थोड़ा अलग करें? एक और कर, मुझे बोलना अगर एक टाइप पे कमांड हो जाएगा, मुझे बोलना I'll change the questions level। हाँ, जब तक कमांड, समझो हम लोग कैसे फिजिक्स पढ़ेंगे, मैं I'll teach the topic and I will make lot of questions based on the same topic। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाऊंगा मैं, और जो छोटे क्वेश्चंस बनाऊंगा उसमें आप मुझे बोल देना कि सर ये पैटर्न मुझे समझा, थोड़ा चेंज करो। So I'll change the question। एक और करके मुझे बता दो सेम टाइप। पार्टिकल यहां से इधर गया, इनिशियल पॉइंट, मूव्ड हियर एंड देन अगेन केम बैक हियर, और अब वापस फिर से यहीं आ गया। सो यही आपका फाइनल पॉइंट। दिस इज मान लो 60 किलोमीटर। सो पार्टिकल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम हियर, केम हियर एंड देन अगेन केम बैक हियर। तो पूछ रहा फाइंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट हर्षल, गुड। साई वेरी गुड। प्रज्वल का भी सही है, एक्सीलेंट हर्षल। एक मिनट प्रज्वल, आपका डिस्प्लेसमेंट गलत है बेटा, एक बार चेक करो कैलकुलेशन। साई गुड, अभिषेक करेक्ट, वेदांत करेक्ट। वेदांत, आई हैव अ सजेशन कि जब भी आप आंसर लिखो तो प्लीज मेंशन द यूनिट्स आल्सो, आपके लिए अच्छा रहेगा, वो बाद में फिर गड़बड़ ना हो। श्रेया ये क्या 60 की व्हाट यू हैव सेड? 60 इज व्हाट? स्नेहा 60 क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखा है? Displacement. ओके, तन्वी इज सेइंग 30 किलोमीटर। ओके प्रज्वल वेरी गुड। नाउ सी, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर किया है। पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, यहां गया तो 60 किलोमीटर, वापस आया तो अगेन 60 किलोमीटर ट्रेवल किया। हाँ, खुद रुद्राक्ष। सो 60 किलोमीटर Distance जाते, traveled will be 120 kilometers. करेक्ट। सो पार्टिकल मूव फ्रॉम हियर टू हियर 60 किलोमीटर, अगेन केम बैक हियर, फिर से 60 चला, तो 60 किलोमीटर गया
60 किलोमीटर वापस लौटा, so total distance will be 60 plus 60, which is 120 kilometer. Now what will be displacement? Displacement will be 0. Yes, correct. Displacement is 0. And why it is 0? Because the initial point and final point, both the points are at the same point. यहीं पे merge कर गया दोनों. So अगर initial point और final point दोनों merge कर गया, implies कि initial point और final point के बीच का distance shortest path क्या है? 0. So here displacement will be equal to what? 0 kilometer. राइट एंड व्हाई इज इट सो, ये समझना जरूरी है. ये ऐसा इसलिए हुआ बेटा क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पे आ गए, एंड सिंस इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर एट सेम प्लेस, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ विल बी 0. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. फाइन. सिंपल सिंपल क्वेश्चंस फ्रेम करता हूं. मान लो एक स्क्वायर ग्राउंड है. दिस इज अ स्क्वायर ग्राउंड and this square ground is of 10 meter. I'm taking data very simple. So particle एक farmer यहां से start किया move करना, started moving from here, moved like this and reached here. इधर travel नहीं किया. So ये आपका IP implies initial point और ये मेरा FP implies final point. So farmer यहां से move किया, बाद में यहीं पहुंच गया. तो आपसे पूछा गया find distance and displacement. हर्षल करेक्ट है बेटा, डिस्टेंस तो सही है, जरा डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचिए. Distance is 20 meters करेक्ट. and displacement is 10 to 2 meters. गुड, करेक्ट, वेरी गुड. करेक्ट साई, अभिषेक, एवरीवन करेक्ट. सी, अगर हम एनालाइज करें इसको, तन्वी आई हैव गिवन यूनिट इन मीटर्स बेटा, नॉट इन किलोमीटर्स, सो चेंज दैट टू मीटर्स. सो फार्मर ए से बी चला गया, मतलब फार्मर ने कितना मूव किया, ये आपका 10 मीटर हो गया. व्हाई दिस इज 10? बिकॉज इट्स अ स्क्वायर, सो ऑल साइड आर सेम. सो ये ट्रैवल किया 10 मीटर और बाद में इधर ट्रैवल कर गया 10 मीटर. गुड साई, वेरी गुड. सो ये आपका 10 मीटर हो गया. सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? 10 plus 10, 20 meters. 20 meters, correct. Yes, correct, Rudraksh. So distance was the actual path traveled by particle in moving from initial point to the final point. So particle यहाँ से यहाँ गया 10 meter, again 10 meter here, so total is 10 plus 10, which is 20 meter is the distance. Now for displacement, we know that displacement is the shortest distance between initial point and final point. And that is always a straight line between initial and final. So ये मेरा displacement है. Now अगर आप ये triangle में concentrate करो, in triangle A, B and C, if you concentrate in this triangle, in triangle A, B and C, इस triangle में what we are having is कि AC का square is equal to AB का square plus BC का square. AC का square is AB का square plus BC का square by using Pythagoras theorem. So what are we having? AC square is equal to what? 10 का square plus. So AC is under root 10 का square plus, right? So if I'll be simplifying this, now AC will be equal to what? 10 root 2 meters. And as we know, AC is nothing but that is equal to what? Displacement, straight line. So from here, displacement will be equal to 10 root 2 meters. Am I clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ? Shall I take more problem of the same type कि थोड़ा change करो बेटा? Sir, change करो.
change. देखिए क्वेश्चन, आई एम मेकिंग अ सिंपल क्वेश्चन बनाता हूँ. A farmer moves around a square field of side 10 meter in 40 seconds. A farmer moves around a square field of side 10 meter in 40 seconds. So एक पूरा राउंड लेने में उसको 40 सेकंड लगा फार्मर. So आपसे पूछा गया फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर. Find distance and displacement of farmer in 2 minutes 20 seconds. स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. आई टेक दिस इन एवरी बैच. आपको भी ले रहा हूं, करिए इसको. गुड. हर्षल कैसे किया बेटा, मुझे जरा समझाना लॉजिक. हाउ यू हैव डन दिस? सही, करेक्ट. हर्षल कैसे किया? जो आपको समझ में आ रहा है वो बोलिए. कैसे सॉल्व किया आपने? सब पूरे स्क्वायर फील्ड को उसने मतलब वो डिस्टेंस 40 मीटर होता है तो वो 40 सेकंड में कवर किया. तो मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है तो 2 मिनट 20 सेकंड मतलब 140 सेकंड होते हैं तो उतने मीटर कवर किए. ग्रेट, वेरी गुड. साई तुमने भी ऐसे ही किया कि कुछ और लॉजिक यूज किया है? नो सर, कैसे किया? मैंने भी ऐसे ही किया. सेम वे. ओके. देखते हैं. So, एक फार्मर एक स्क्वायर फील्ड, सो दिस इज बेसिकली गिवन टू अस. ये एक हम स्क्वायर फील्ड एंड नहीं, हर्चुअल डिस्प्लेसमेंट गलत हो गया. एक स्क्वायर फील्ड है एंड लेट्स अज्यूम कि फार्मर यहां से स्टार्ट किया मूव करना और ये स्क्वायर फील्ड का साइड दिया मुझे 10 मीटर. अच्छा, एक राउंड में जब फार्मर ने एक राउंड पूरा कंप्लीट किया है, so, एक राउंड में फार्मर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 40 मीटर. 40 मीटर, करेक्ट. एक राउंड में फार्मर ने 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल, यहां से इधर गया 10, 20, 30, 40. ओके. और एक राउंड में फार्मर ने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया एक राउंड कंप्लीट करने के बाद? 0. एक्सीलेंट. सो एक राउंड, क्योंकि एक राउंड अगर ये फार्मर ने पूरा कंप्लीट कर लिया बेटा, इसका मतलब कि जहां से चला था वापस उधर ही पहुंच गया. सो अगर फार्मर का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, इंप्लाइज डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा एक कंप्लीट राउंड. यस साई, एक्सीलेंट, वेरी गुड. सेम क्वेश्चन था बेटा, मैंने थोड़ा सा वर्डिंग चेंज किया था. गुड. अब देखो, फार्मर को एक राउंड कंप्लीट करने में इज टेकिंग 40 सेकंड्स. मेरे पास टोटल टाइम कितना है? सो मेरे पास है 2 मिनट एंड 20. एक काम करो, इसको पूरा को सेकंड में कन्वर्ट कर लो. सो अगर हम कन्वर्ट करें 140 seconds. करेक्ट. सो 2 मिनट विल बी 2 into 60 and plus 20. So this is 120 plus 20. So this will be what? 140 seconds. ओके. अब जब फार्मर ने एक राउंड पूरा किया है तो उसने कितना टाइम कंज्यूम किया है?
40 सेकेंड्स। ऑलरेडी आपको मालूम है। सो फार्मर जब एक राउंड पूरा लेगा, he has taken 40 seconds। ओके, फार्मर ने जब सेकंड राउंड कंप्लीट किया, फर्स्ट राउंड किया फिर सेकंड राउंड किया, कितना टाइम लगा उसको? 80 seconds. 80 सेकेंड्स, करेक्ट। फार्मर ने जब थर्ड राउंड कंप्लीट किया है, is taking how much time? So 80 seconds, 120 seconds। वेरी गुड। सो फार्मर को टाइम लग रहा है 120 seconds। ओके, अब देखिए, नाउ फार्मर के पास पहले टाइम जो था वो 140 सेकेंड्स था, और 140 सेकेंड्स में से 120 सेकेंड उसने 3 राउंड लेने में ही खत्म कर दिया है। अब उसके पास कितना टाइम बच रहा है? 20 seconds। 20 सेकेंड्स। और उसको पूरा कंप्लीट करने में, एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में ही वाज टेकिंग 40 सेकेंड्स। तो क्या वो 20 सेकेंड्स में सिर्फ हाफ राउंड ही कंप्लीट कर पाएगा? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज माय फाइनल पॉइंट। लॉजिक क्या कैसे किया हमने एनालाइज, देखिए। टोटल टाइम उसके पास 140 सेकेंड्स था। 140 सेकेंड्स में से आफ्टर कंप्लीटिंग 3 राउंड्स 120 सेकेंड्स का चला गया, तो अभी सिर्फ उसके पास 20 सेकेंड्स ही बच रहा है, और एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में ही वाज टेकिंग 40 सेकेंड्स। तो आधा राउंड में उसको 20 लग जाएगा, मतलब 3.5 राउंड ही विल टेक in 140 seconds, right? I'm doing it by simple analysis। सिंपल हम इसको एनालाइज करके कर रहे हैं। अब देखो, 1 राउंड में इसका डिस्टेंस था 40 सेकेंड। 1 राउंड में अगर आप चर्चा करोगे, सो 1 राउंड में उसका जो डिस्टेंस था वो था 40 मीटर। सो 3.5 राउंड में उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 140 meters। करेक्ट। सो बाय सॉल्विंग दिस will be equal to 140 meters। So total distance traveled will be 140 meters। हर्षल एंड साई जैसे आप लोगों ने किया बेटा, वी कैन डू दैट वे आल्सो, वो भी सही है। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सो मुझे ऑलरेडी मालूम है कि भाई इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड दैट विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। सो इफ आई एम नेमिंग देम दिस 1 A B and C, 10√2, यस करेक्ट। सो क्या रिलेशन आएगा आपको? विल बी हैविंग व्हाट? AC square AB square plus BC square। So therefore we can say that displacement will be equal to 10√2 meter, है ना? क्योंकि ये भी मेरा 10 मीटर का था, and this was also of 10 meter। So simply हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व। Is it making sense to everyone? Clear है पॉइंट यहाँ पे बेटा? Yes, sir। Yes, sir. Yes, sir. ओके, समझ में आ गया? बन जाएगा इस टाइप का सवाल अगर आएगा तो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड। Yes, sir। Yes, sir. इसको थोड़ा सर्कल में लेके चलते हैं, एंड क्वेश्चंस ऐसे हैं, देखिए। देखो, ये इतना क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये टॉपिक का थ्योरी समझने में कभी डाउट नहीं होगा। हाँ, प्रॉब्लम्स और भी आएंगे, लेकिन ये बेसिक प्रॉब्लम्स, ये कोई बहुत हार्ड प्रॉब्लम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हार्ड प्रॉब्लम बनाने में टाइम भी लगेगा। सो आई विल मेक सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, और ये आप अगर सॉल्व कर लोगे, आपको वो कंसेप्ट फिट हो जाएगा दिमाग में, फिर आप कोई भी एक बुक सॉल्व कर लेना। आई विल टेल यू कैसे अप्रोच करना है हमें। मान लो एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, प्रॉपर डायग्राम नहीं है, बट एज्यूम करो कि एक सर्कल का पार्ट है, दिस इज सेंटर हियर, और ये इसका रेडियस r है। So particle has started moving from here, this is IP, and particle reached here, this is FP। ये मेरा initial point है, and this one is my final point। आपसे पूछा गया find distance and displacement। थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ाया है।
एनी आइडिया कितना होगा बेटा डिस्टेंस? हर्षल, रुद्राक्षी, साई, एनीवन? व्हाट विल बी डिस्टेंस? चलो मैं बताता हूँ. 1/4 2 pi r. करेक्ट. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो. विल इट बी इक्वल टू पाई आर बाई 2? देखिए अगर आप इसको एनालाइज करोगे, यस वेरी गुड साई, अगर ये पूरा सर्कल होता बेटा, अगर ये कंप्लीट सर्कल होता लाइक दिस, सो इस कंप्लीट सर्कल का जो पेरीमीटर होता दैट वुड बी 2 पाई आर, क्योंकि भाई इसका जो डिस्टेंस होगा वो तो यही आर्क लेंथ होगा. सो कंप्लीट सर्कल का ये 2 पाई आर होता. लेकिन ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये सर्कल का सिर्फ ये इतना पार्ट है. Quadrant. हाँ क्वार्टर सर्कल है, राइट. सो क्वार्टर सर्कल के लिए अगर आप आर्क लेंथ निकालोगे, सो It will डिस्टेंस विल बी इक्वल टू टोटल इज 2 पाई आर और इसका फोर्थ पार्ट कि 1/4 1/4 1/4, राइट. सो इसको हम सॉल्व करेंगे. सो फ्रॉम हियर डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा आफ्टर कैलकुलेशन? सो डिस्टेंस pi r by 2. correct pi r by 2. So not in that's meters. Okay, now what will be displacement in this case? So hum simply kya karenge? r/2. r/2. Yes, excellent. So for displacement आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दो. लेट्स हैव दिस पॉइंट एज ए बी एंड ये तो ऑलरेडी सी है. सो अगर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे इन दिस केस, सो व्हाट वी कैन से कि AC स्क्वायर is equal to AB square. Here it will be AB square BC square plus AC square. Implies कि AB square will be equal to R square plus R square. So AB will be equal to R root 2, and this is nothing but that is equal to what? Displacement. And that is equal to R root 2 meters. क्लियर है बेटा? सबको समझाइए कैलकुलेशन सिंपल. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन. आई एम गिविंग वन क्वेश्चन एज अ होमवर्क और मैं ग्रुप के ऊपर एक असाइनमेंट अपलोड करूंगा अभी. आई विल सेंड दैट. आप उसको देखना. अभी वो करने में आप नहीं सक्षम होगे पूरा, लेकिन हाँ कुछ पार्ट आपको समझेगा डिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट तक एटलीस्ट. द होमवर्क क्वेश्चन इज लाइक दिस. पार्टिकल यहां से मूव किया और पार्टिकल यहां पहुंच गया. दिस इज माय फाइनल पॉइंट and this one is my initial point and this angle is given to us is theta और इसका रेडियस आपको r मालूम है. So like this it is, है ना. So ये सेंटर C था और ये एंगल आपका थीटा था और रेडियस आपको r दिया हुआ था. ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट. आपको इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है. फाइंड डिस्टेंस एंड द सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट. राइट. इस केस में आपको डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है. ठीक है, दिस इज फॉर होमवर्क. राइट, क्लियर है सबको आज का लेक्चर ढंग से? Yes, sir. ओके Yes, sir. मैं लेक्चर अभी आई हैव अनदर लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 12. इसके बाद मैं एक असाइनमेंट आपके ग्रुप पे अपलोड करूंगा. आप लोग उसको देखना एक बार आज, है ना. फिर अगले लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, विल वाइंड अप फॉर टुडे बेटा. Thank you, sir. ओके, बाय बाय. Thank you, sir. बाय.